चलें जी। तो बुक मैंने पहले भी बता दिया है, ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड, और चैप्टर नंबर 3 है थियरीज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। जी, स्टार्ट करें आप। जी सर। चैप्टर नंबर 3 है थ्योरीज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो जो थ्योरीज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इसमें दो तरह के पर्सपेक्टिव हैं। एक है मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव और दूसरा है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। कौन तो कौन सा? सर, मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव और दूसरा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। मेन स्ट्रीम और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। जी सर। मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव जो है, इसमें दो तरह की थीम्स हैं। एक है रियलिज्म और दूसरा है लिबरलिज्म। ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरल आइडियाज को प्रमोट करने की कोशिश की गई थी कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल की बेस पे चलाया जाना चाहिए। लेकिन लेट 1930s में जो रियलिस्ट थ्योरिस्ट थे, उन्होंने इस लिबरल आइडियाज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। हम्म। तो जो रियलिज्म और जो लिबरलिज्म है, ये दो डिसिप्लिन में डिवाइड हो गए थे। लेकिन हम्म। आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान जो डिफरेंसेस थे वो कम होते चले गए, और तकरीबन 1970s के बाद इनके दरमियान जो डिफरेंस था वो बिल्कुल ब्लर हो गया। तो सर, हम पहले इसमें मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव का जो रियलिज्म है उसको देखेंगे। हम्म। रियलिज्म जो है, दिस इज एक्चुअली ग्लोबल। इनका कहना है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर एंड सेल्फ इंटरेस्ट। हम्म। तो जो हंस, इसमें एक थ्योरिस्ट है हंस मॉर्गन, उसका कहना है कि जो पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर ओवर मैन एंड वट एवर डन फॉर मेंटेनिंग एंड एक्वायरिंग इज पॉलिटिकल एक्शन। हाँ हाँ। तो जो क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी थी, उसकी दो मेन अजम्पशंस थी। पहली हम्म। जो थी वो कंपेटिटिव और सेल्फिश ह्यूमन नेचर, जिसको हम इगोइज्म कहते हैं। और हम्म। दूसरा जो था वो थी इंटरनेशनल अनार्की। अच्छा, इसमें यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा अपना पॉलिटिकल साइंस का या फिलोसफी का जो बैकग्राउंड है उसको अटैच कर लेना, तो इसमें जी सर। जितने भी फिलोसफर्स जिन्होंने ह्यूमन नेचर को इगोइस्टिक और कंपेटिटिव कहा है, ठीक जी है, सर। वो फिर इसके मेन फिलोसफिकल कह लें थ्योरिस्ट बन जाते हैं। अब जैसे थॉमस हॉब्स हैं, जी सर। ठीक है, तो उनका जो नजरिया है अपना इंसानी फितरत का, वो ऑफ कोर्स वो रियलिज्म की जो है, वो कह लें कि उसकी फिलोसफी के अंदर जो है ना वो चीज़ हमें नजर आती है। तो इसलिए आसान है इन थेरीज को समझना। मतलब अगर आप पोल साइंस को माइंड में रखेंगे तो ये थेरीज जो है ये आपको बहुत जो है ना वो इजीली समझ भी आएंगी, और आपको इनका मेन आर्ग्यूमेंट भी समझ आएगा। जी। जो दूसरा इसका जम्पशन है इंटरनेशनल अनार्की, उसमें ये कहना है कि जो स्टेट है वही सॉवरन है। स्टेट के ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है। हम्म। तो जो पावर पॉलिटिक्स की जो इक्वेशन बनी वो ये थी कि इक्विज्म प्लस अनार्की इज इक्वल टू पावर पॉलिटिक्स। तो इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट थे, एक क्लासिकल रियलिज्म और दूसरा था न्यू रियलिज्म, या हाँ इसको हाँ। हम स्ट्रक्चर रियलिज्म भी कहते हैं। तो जो हम्म। क्लासिकल रियलिज्म था, दैट वाज अबाउट पावर। उनका कहना था कि पावर पॉलिटिक्स, उन्होंने देखा था पावर पॉलिटिक्स को इन टर्म्स ऑफ इक्विज्म। और जो हम्म। नियर रियलिज्म थे, उन्होंने देखा था इन टर्म्स ऑफ अनार्की। हम्म। लेकिन जो रियलिज्म की सर जो बेसिक assumption थी वो कॉमन थी। तो हम्म। इसके आगे चार की थीम्स हैं, जिसमें हम्म। सबसे पहला है स्टेट इक्विज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट। स्टेट इगोइज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट। जी सर। सर, जी। इसमें रियलिस्ट जो ह्यूमन नेचर का बहुत ही रियलिस्ट और पेसिमिस्टिक मॉडल दिया गया था। हम्म। इसके जो पहले वाले थिंकर थे उसमें थ्यूसिडस था, संतुंजु था, और हाँ, बाद में जो लेटर ऑन थे वो मैकेवली थे और थॉमस हॉब्स थे। बिल्कुल ठीक है। तो मैकेवली का कहना था कि उसका जो ह्यूमन नेचर का जो मॉडल था वो दैट वाज डार्कली नेगेटिव मॉडल ऑफ ह्यूमन चेंजलेस नेचर। हाँ हाँ। तो उसने कहा था कि ह्यूमन जो है वो एरोगेंट हैं, वो क्राफ्टी हैं, और एंड अबव ऑल दे आर मिलिग्नेंट एंड सेविज। तो उसने कहा था कि ऐसे जो ह्यूमंस हैं उन पे रूल करने के लिए हमें ऐसी पॉलिसीज भी चाहिए। तो उसने कहा था कि जो उनको इनको फिर मैनिपुलेशन टेक्निक से, कनिंग से या क्रुएल्टी से इनको रूल किया जाएगा। तो उसके बाद जो दूसरा हमारे पास फिलोसफर था थॉमस हॉब्स, उसने भी पेसिमिस्टिक व्यू दिया था ह्यूमन नेचर का। उसका कहना था कि ह्यूमंस आर ड्रिवन बाय नॉन रैशनल एपिटाइट्स। उसमें होप उनकी आ जाते हैं, डिजायर आ जाते हैं, उनके फियर्स, एंड अबव ऑल द सीकिंग ऑफ पावर आफ्टर पावर, जिसको उसने स्टेट ऑफ नेचर कहा था। तो उसको कहना था कि जो लाइफ है स्टेट ऑफ नेचर में वो बहुत ही क्रूअल होती है और मिजरेबल होती है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उसने कंसेप्ट दिया था कि एक सॉवरन स्टेट को क्रिएट करना चाहिए। हम्म। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये राइज होता है कि ये जो सारी थिंकिंग थी, इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कैसे इन्होंने कैसे शेप किया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग को। हम्म। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो रियलिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि देयर कैन नेवर बी अ सिंगल गवर्नमेंट दैट कैन रूल ओवर द होल वर्ल्ड।
तो उन्होंने कहा था कि दे सीज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज काइंड ऑफ अ विल्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल प्लेस। हम्म उन्होंने इसको कहा था कि दिस इज लाइक अ जंगल वेयर एनीथिंग कैन हैपन। हम्म और इसमें दूसरा पॉइंट जो था वो ये था कि ये मैटर नहीं करता कि इंडिविजुअल कैसे बिहेव करते हैं या सोशल ग्रुप्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। ये मैटर करता है कि स्टेट्स कैसे बिहेव करते हैं। तो जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव था उसमें जो मेन प्लेयर थे वो स्टेट्स थी। तो जो रियलिस्ट की सारी थ्योरीज थी वो सारी की सारी स्टेट सेंट्रिक थी। हम्म और इसमें तीसरा पॉइंट था कि जैसी रियासत होगी वैसी रियाया हो सॉरी जैसी रियाया होगी वैसी रियासत होगी। कि हम्म अगर उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो इगोइस्टिक हैं, वो सेल्फिश हैं, वो ग्रीडी हैं, तो हम्म स्टेट भी उनकी ऐसी होगी। द ह्यूमन इगोइज्म विल लीड्स टू स्टेट इगोइज्म। तो इसमें हंस मॉर्गन ने कहा था कि सोशल वर्ल्ड इज प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर ऑन कलेक्टिव लेवल। ठीक है। जैसे ह्यूमन जो इगोइज्म है दैट इज अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल, तो ऐसे ही जो स्टेट इगोइज्म है दैट इज कंपटीशन एंड राइवलरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल, तो ये कंटिन्यूस और परपेचुअल ये चीज है, ये चलेगी ना। जी सर। हम्म तो स्टेट का जो बेसिक कंसर्न होता है वो होता है सर्वाइवल। हम्म और सर्वाइवल वो किसी भी तरह हो सकता है, मिलिट्री मीन्स के जरिए, स्ट्रेटेजिक मीन्स के जरिए। हम्म और वो किसी भी स्टेट के एक्सपेंस पे अपना एडवांटेज जो है वो गेन करना चाहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास इसका दूसरा थीम आ जाता है स्टेट क्राफ्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। हम्म स्टेट क्राफ्ट क्या होता है हमारे पास? दैट इज आर्ट ऑफ कंडक्टिंग स्टेट अफेयर्स। तो जो रियलिज्म है उसको ज्यादातर एसोसिएट किया जाता है कि दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। तो जैसे इसकी एक एग्जांपल है कि जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान जो 20 इयर्स का क्राइसिस था, उसको एक थ्योरिस्ट EH कार क्रिटिसाइज करता है कि जो इसमें लीडिंग फिगर्स थे, जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1919 और 20 में, तो इसमें जो लीडिंग फिगर थे दे प्रायोरिटाइज देयर विशेस ओवर रैशनल थिंकिंग। तो उन्होंने जो पावर पॉलिटिक्स थी उसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर दिया था। तो इसकी वजह से उन्होंने दुनिया को एक नई जंग में झोंक दिया था। तो ठीक है। तो हंस मॉर्गन ने जो एक पॉलिटिकल रिलेशंस का 6 प्रिंसिपल्स दिए थे जी, उसमें हैंस मॉर्गन्थो, इनके ये 6 प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म, हैंस मॉर्गन्थो। जी सर। इसका पहला प्रिंसिपल है कि पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज। हम्म ऑब्जेक्टिव लॉज ये होते हैं कि हाउ पीपल बिहेव नेचुरली। हम्म और इसका दूसरा प्रिंसिपल था कि अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स रिलाइज ऑन सीइंग द कंट्रीज इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर। और इसका तीसरा जो था प्रिंसिपल ये था कि हाउ कंट्रीज यूज पावर। ये जो कंट्रीज पावर को कैसे यूज करेंगे ये वक्त के साथ साथ चेंज होता जाएगा, लेकिन जो कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। हम्म इसका चौथा पॉइंट था कि जो कंट्रीज होती हैं अब वो हमेशा मॉरल रूल्स को फॉलो नहीं करती, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो मॉरल रूल्स की जो इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उससे वो अवेयर नहीं होती। हम्म और पांचवा पॉइंट था कि जो हर नेशन है उसके अपने मॉरल गोल्स होते हैं। तो जो एक नेशन के मॉरल गोल्स हैं तो वो दूसरी नेशन के लिए इतने एप्लीकेबल नहीं होंगे। और छठा पॉइंट था कि पॉलिटिकल स्फीयर इज ऑटोनॉमस। तो सर इसका जो बेसिक है जो की टू स्पेस क्राफ्ट है वो है कंसर्न अबाउट नेशनल इंटरेस्ट एंड जो रियलिस्ट है ये पॉइंट है स्टेट क्राफ्ट, ये हाईलाइट्स रियलिस्ट स्टांस ऑन पॉलिटिकल मोरालिटी। तो जो रियलिज्म है उसको कॉमनली पोर्ट्रे किया जाता है, इमोरल पोर्ट्रे किया जाता है। इसकी दो हम्म मेन वजह है, एक तो जो सेल्फिश ह्यूमन नेचर है और दैट सीकिंग फॉर द पावर। और दूसरा ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, उनको कंसीडर ही नहीं किया जाता। हम्म लेकिन जो रियलिस्ट एनालिसिस है उनका कहना है कि जो स्टेट की पॉलिसी है दैट शुड बी गाइडेड बाय द नेशनल इंटरेस्ट एंड स्टेट शुड प्रायोरिटाइज द well-being of their citizen, but at the same time it rejects the idea of universal moral rules for all other countries. तो जो रियलिज्म का आइडिया है इसको नॉर्मली एंडलेस वार से एसोसिएट किया जाता है, लेकिन हम्म जो रियलिस्ट है वो ये कहते हैं ये वो ज्यादातर वो वार को अपोज भी करते हैं और वो जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है उसको भी अपोज करते हैं। तो जो रियलिस्ट है ये इनका ये मैं आप लोगों को एक पॉलिटिकल साइंस का ना एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2017 का।
ठीक है। उसमें उसने कहा था कि जो हॉब्स और लॉक के प्रिंसिपल्स हैं ना फिलोसफी के, वो मुझे बताएं कि दुनिया की फॉरेन पॉलिसीज में कहाँ पर है, दुनिया की जो स्टेट्स के बिहेवियर है वहाँ पे है। ठीक है। तो फिर ये जो डिस्कशन होती है ना, ये आपको वहाँ पे बड़ा कॉन्फिडेंस देती है, बड़ा बड़ा इजी कराती है। ठीक है जी। जो रियलिस्ट थे उनके ख्याल में उनका कहना था कि जंग जो है वो तब लड़ी जानी चाहिए जब जो कंट्रीज का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कम्प्रोमाइज हो रहा हो। और जंग लड़ने से पहले जो उसकी कॉस्ट आएगी और उसके बाद जो बेनिफिट्स मिलेंगे उनको भी पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए। हम्म। तो इसकी एक एग्जांपल भी है कि जो वियतनाम वार थी उसको हंस मॉर्गन और जो जितने भी यूएस रियलिस्ट थे वो उसको अपोज करते हैं। और इसकी दूसरी एग्जांपल है कि जो वॉर ऑन टेरर हुई थी जो की थी यूएसए ने, उसको भी अपोज किया जाता है कि जो यूएसए के जो नेशनल इंटरेस्ट थे इस वार ने उनको सर्व नहीं किया। उसके बाद इसका तीसरा थीम है अनार्की एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। तो 1990s के बाद जो थी रियलिज्म में एक न्यू थिंकिंग जो थी वो इमर्ज होना शुरू हो गई थी एंड दैट वाज क्रिटिकल ऑफ क्लासिकल रियलिज्म। और इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर रोल था वो था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाय केनेथ वॉल्स। तो जो केनेथ वॉल्स की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरी थी ये 3 लेवल पे डेवलप की गई थी। एक ह्यूमन इंडिविजुअल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा इंटरनेशनल लेवल। तो जो क्लासिकल रियलिज्म था वो जो था वो इंडिविजुअल लेवल पे ऑपरेट करता था और स्टेट लेवल पे। तो ये क्लासिकल जो रियलिज्म था उसकी लिमिटेशन थी। तो फिर यूजिंग द सिस्टम थ्योरी क्या होती है? इट एक्सप्लेन द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम व्यूअर्स कि जो स्टेट का बिहेवियर है उसको ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनको ये एक्सप्लेन करती है। तो यूजिंग सिस्टम थ्योरी जो नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था बिहेवियर ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो नियो रियलिस्ट थे उन्होंने दे लुक एट ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। उनका कहना था कि जो सारी स्टेट्स हैं उनको वो अगर वो आपस में इंडिपेंडेंट है तो उनका आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है तो और उनके दरमियान टेंशन आ सकती है। तो इन सब के दरमियान कन्फ्लिक्ट और टेंशन को मैनेज करने के लिए इनका कोई जो हायर अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई सेंट्रल अथॉरिटी या उनका कोई बिग बॉस होना चाहिए जो उनको उनके दरमियान जो बैलेंस है उसको मेंटेन करे। और ऐसा वो क्यों कहते थे? इसकी 3 मेन रीज़न थी। पहली इसकी रीज़न थी कि जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एंड दे रिलाय ऑन सेल्फ हेल्प फॉर देयर इंटरेस्ट। और दूसरी रीज़न जो थी उसकी ये थी कि जो रिलेशन बिटवीन स्टेट्स आर अनसर्टेन। इसको सिक्योरिटी डायलेमा के से एक्सप्लेन किया जाता है। सिक्योरिटी डायलेमा ये है कि अगर कोई स्टेट जो है वो अपनी सिक्योरिटी को के लिए अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज़ करती है या अपना डिफेंस सिस्टम मॉडर्नाइज़ करती है, तो जो उसकी जो नेबरिंग स्टेट है वो उसको अपने लिए वो समझती है कि ये हमारे लिए थ्रेट है। बेशक उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन वो उसको थ्रेट ही देखेंगी। तो इसकी वजह से उनके दरमियान जो ताल्लुकात है वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। और इसका जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी पोज़ीशन के बारे में बहुत फ़िक्रमंद होती हैं कंपैरिज़न टू अदर कंट्रीज़। तो तो इस वजह से ये इनका जो आपस में कोऑपरेशन होगा वो मेंटेन करना इनके लिए मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। ठीक है। लेकिन 1990s के बाद जो नियो रियलिज्म थे उन्होंने जो सिस्टम एनालिसिस था और जो यूनिट लेवल का जो सिस्टम था उसको फ्यूज करने की कोशिश की थी और उन्होंने एक न्यू थ्योरी दी थी दैट वाज न्यू क्लासिकल रियलिज्म या हम्म। पोस्ट न्यू रियलिज्म इसको कहते हैं। हम्म। इसका चौथा थीम है पोलैरिटी स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर। हम्म। जो नॉर्मली जो कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे को पोटेंशियल एनिमीज के तौर पे देखती हैं लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि उनके दरमियान कोई वॉर होने वाली है या होगी। हमेशा उनके दरमियान वॉर नहीं होगी। हम्म। तो जो नियो रियलिस्ट है उनका कहना है कि दैट कन्फ्लिक्ट्स कैन बी मैनेज्ड थ्रू द बैलेंस ऑफ पावर। हम्म। तो इसमें दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट थे, एक क्लासिकल रियलिस्ट का और दूसरा नियो रियलिस्ट का। जो क्लासिकल रियलिस्ट थे उनका कहना था कि अगर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अगर वो क्लेवर डिसीजन लें तो वो कंट्रीज के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो नियो रियलिस्ट थे उनका कहना था कि जो बैलेंस ऑफ पावर है ना वो कंट्रीज के दरमियान नेचुरली होता है। तो more powerful countries there are, the more likely it is to balance of power and peace between them.
तो जो न्यू रिलीज थे ये जो बाइपोलर वर्ल्ड था इसको एसोसिएट करते थे कि इसके दरमियान ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और इनके दरमियान जो लेस चांसेस ऑफ वॉर होंगे। हम्म लेकिन अगर वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा वो मल्टीपोलर होगा तो उसमें इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे वॉर के। तो जो कोल्ड वार थी उसके बाद जो कोल्ड वार की जो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था उसको ये बहुत पॉजिटिव सेंस में देखते हैं। लेकिन जो पोस्ट कोल्ड वार है उसको ये वार्न करते हैं मल्टीपोलैरिटी की वजह से। तो जो रियलिस्ट है ये नॉर्मली ये डिसएग्री करते हैं कि दैट देयर इज रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी एंड वॉर। तो इसमें दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक ऑफेंसिव रियलिस्ट है और दूसरे डिफेंसिव रियलिस्ट है। जो ऑफेंसिव है उनका कहना है कि जो स्टेट का प्राइमरी मोटिव है वो है इक्विजिशन ऑफ पावर। इफ द पावर ब्रेक्स डाउन द वॉर ब्रेक्स आउट। और जो डिफेंसिव रियलिस्ट है वो कहते हैं कि जो स्टेट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए सिक्योरिटी ओवर पावर। तो अगर वो अपनी सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो दे विल डिसएग्री टू गो टू वॉर रिगार्डलेस ऑफ डायनामिक ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव है इसका एक जो दूसरा की थीम है वो है लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म जो बेसिकली ये है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल की बेस पे चलाना चाहिए। तो ये बहुत डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी शेपिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसको जो आइडियोलॉजी ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट भी कहा जाता है। और इसका जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो कंट्रीज थी उन पे जो कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट कर रही थी उन पे बहुत ज़्यादा इसका असर था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब लिबरलिज्म को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया था क्योंकि इसकी वजह थी फेलियर ऑफ वर्साइलीज सेटलमेंट। वर्साइलीज सेटलमेंट ये थी कि ये पेरिस में हुई थी, सॉरी फ्रांस में हुई थी सर। ये 1920 में 1919 20 में ये एक पीस एग्रीमेंट हुआ था। तो इसमें ये कहा गया सर ये पीस एग्रीमेंट था और इसमें जर्मनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। उसको पेनल्टीज डाली गई थी, उसको उसकी जो कुछ टेरिटरीज थी उस पे गिव अप करना पड़ा था और उसकी वजह से उसकी में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी। तो ये जो पीस ट्रीटी था ये फेल हो गया था। तो लिबरलिज्म जो था इसकी वजह से ज़्यादा फेमस नहीं था। लेकिन 1970s के बाद जो लिबरलिज्म है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी इन द फॉर्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म क्या है कि दैट इट फोकस ऑन द कोऑपरेटिव बिहेवियर विद between the states without denying its anarchy। जो उनके दरमियान अनार्की होगी उसको डिनाई किए बगैर स्टेट का जो कॉपरेशन है उस पे नियो लिबरलिज्म जो थे उनका ज़्यादा फोकस था। तो जब कोल्ड वार जो थी वो खत्म हो गई थी और ग्लोबलाइजेशन इमर्ज हो रही थी और डेमोक्रेटाइजेशन जो हो रही थी ये जो सारी चीजें थी इन्होंने लिबरलिज्म को प्रमोट करने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। इसमें आप अपना पोल साइंस का वो लगाए ना रेफरेंस एंड ऑफ हिस्ट्री वाला। सर वो आगे है। अच्छा अच्छा ठीक है। जी सर। तो बेसिकली लिबरलिज्म इज ऑल अबाउट फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन डिफरेंट इंटरेस्ट। जो कंट्रीज हैं इन पॉलिटिक्स दे परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट बट देयर इज नेचुरल बैलेंस even when the countries have conflicting interest they will find ways to work together। तो जो लिबरल पैराडाइम है और जो रियलिज्म है इनमें सिमिलरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। हाउ दे आर सिमिलर इसमें ये है कि कंट्रीज compete with each other and world is made up of many independent states। यहाँ ये इन दोनों के दरमियान सिमिलरिटी है। और इनका डिफरेंस जो है वो ये है कि जो लिबरल्स हैं वो अज्यूम करते हैं कि जो कंपटीशन है that should be happen in framework of harmony। और दूसरा इनका डिफरेंस है कि that they believe in international cooperation more than realist। तो सर इसके भी 3 मेन की थीम्स हैं। सबसे पहले इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म जो है इसकी जो that is grounded in ideas about trade and economic relations and it can be traced back to the birth of commercial liberalism जो 19th सेंचुरी में था। इसका जो मेन की थीम था वो था फ्री ट्रेड और एंड दैट फ्री ट्रेड वाज बेस्ट फॉर कंपैरेटिव एडवांटेज। क्योंकि अगर कोई कंट्री है कुछ कंट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर में अच्छी हैं कुछ जो है उनकी इंडस्ट्री अच्छी है
तो अगर ये एक दूसरे के दरमियान ट्रेड करेंगी तो इनका जो कंपैरेटिव इनका एडवांटेज होगा। एंड दैट इट इज इम्पोर्टेंट इन वेब ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं अपनी ट्रेड को लेके, तो वो कन्फ्लिक्ट की तरफ जो जाने से अवॉइड करेंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो उनको बहुत बड़ी कीमत इसकी देनी पड़ेगी। तो हम्म। इसलिए वो ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो अपने सिस्टम को कोलैप्स करने से अवॉइड करने के लिए वो उसके बारे में ज़्यादातर वॉरफेयर से अवॉइड ही करती हैं। हम्म। तो इसमें कोबडन एंड ब्राइट जो थे, उनका कहना था कि जो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेजेस विल कम क्लोज टुगेदर थ्रू फ्री ट्रेड एंड उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया था एज बॉन्ड ऑफ इटर्नल पीस। क्योंकि पीपल जो डिफरेंट कल्चर से वो जब वो ट्रेड करेंगे एक दूसरे के साथ, वो अपनी वैल्यूज शेयर करेंगे, वो अपने कल्चर को शेयर करेंगे। तो ये एक दूसरे वो ये इसकी वजह से एक दूसरे को वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इन शॉर्ट जो एग्रेशन है और जो एक्सपेंशनिज्म है, दैट आर बेस्ट डेटेड बाय द स्पिरिट ऑफ कॉमर्स। तो इस जो कमर्शियल लिबरलिज्म की जो बेसिक थी हम्म। वो थी वो कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी। वो एक कोने और नाई, सर ये दो थ्योरीज थे, इन्होंने मॉडल दिया था कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का। हम्म। एंड दैट वाज अल्टरनेटिव थ्योरेटिकल मॉडल टू रियलिज्म। कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्या होती है कि इट रिफ्लेक्ट्स टू विच एक्सटेंट पीपल एंड गवर्नमेंट आर अफेक्टेड बाय व्हाटएवर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हम्म। और ये जो है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में अप्लाई नहीं होता। इसमें क्लाइमेट इसको इससे पहले मैं दो पॉइंट्स क्लियर कर दूं कि अगर सिक्योरिटी जो जो सिक्योरिटी होती है, जो मिलिट्री होती है, इसको कहते हैं हाई पॉलिटिक्स। और जो इसके अलावा जो दूसरे थीम्स होते हैं, जो जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी और जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, ये होते हैं लो पॉलिटिक्स। तो तो जो कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थे उसमें दैट वाज नॉट अप्लाइड ओनली टू इकोनॉमिक रिलीम, बट इट वाज आल्सो एप्लीकेबल फॉर क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। तो जो रियलिस्ट का जो नज़रिया था कि सिर्फ मिलिट्री और सिक्योरिटी, जो स्टेट का सर्वाइवल है वो सिर्फ मिलिट्री और सिक्योरिटी तक महदूद है, ऐसा ये मिसप्लेस किया गया था। तो लेकिन जो हाई पॉलिटिक्स को प्रमोट करने की बजाय जो लो पॉलिटिक्स को प्रमोट करने से जो इंटरनेशनल एजेंडा था वो और ज़्यादा ब्रॉड होता जा रहा था। तो जो अगर जो स्टेट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं वो थ्रू फ्री ट्रेड, तो इसकी वजह से दे विल उनके दरमियान जो उनके जो रिलेशंस है आपस में वो चेंज हो जाएंगे और दे विल प्रायोरिटाइज ट्रेड ओवर द वॉर, और वो क्लोजर कॉपरेशन की तरफ आएंगी। तो इसमें दो जो लिबरल्स हैं उनका है, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरे वीक है। जो स्ट्रॉन्ग है उनका कहना है कि जो अगर ये कंट्रीज जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो इसकी वजह से दुनिया में बहुत पीस आएगा और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। लेकिन जो वीक है वो दे बिलीव इन सम आइडियाज फ्रॉम न्यू रियलिज्म व्हिच फोकसेस ऑन हाउ कंट्रीज एक्ट इन द वर्ल्ड विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी। इसका दूसरा थीम है रिपब्लिकन लिबरलिज्म। ये आइडियोलॉजी जो है इट हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ रिपब्लिकन एंड एम्फसाइज ऑन लिंक बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड पीस। इसका पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो लिबरल्स थे वो इस बात पे जोर देते थे कि देयर शुड बी पीस एंड हार्मनी, और जो रियलिस्ट थे उनका दे बिलीव इन पावर पॉलिटिक्स। लेकिन जो इनके दरमियान जो एक चीज़ कॉमन थी वो ये थी कि स्टेट्स आर सेल्फ सीकिंग एक्टर्स। तो जो बिहेवियर ऑफ जो स्टेट है दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। तो इसमें कंसेप्ट दिया गया है ऑटोक्रेटिक स्टेट का। जो ऑटोक्रेटिक स्टेट होती हैं वो ज़्यादातर मिलिटरिस्टिक होती हैं और वो एग्रेसिव होती हैं। तो उनका जो अग्रेसिवनेस है दैट स्टेम्स फ्रॉम देयर पॉपुलर प्रेशर, देयर स्ट्रॉन्ग एंड पॉलिटिकली पावरफुल एनिमीज। तो वो जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मेंटेन करने के लिए हमेशा फोर्स का यूज़ करती हैं। जो फोर्स होता है वो उनका नेचुरल मैकेनिज्म होता है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। तो इस वजह से वो इनहेरेंटली अनस्टेबल होती हैं। और जो पॉपुलर प्रेशर है उसको टैकल करने के लिए इनके इनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं होता। तो ये बहुत आराम से फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो और इन टू स्ट्रेंथन देयर रूल।
और इनको ऐसा लगता है कि जो पॉपुलर प्रेशर है उसको गेन करने के लिए हमारे पास जो ओनली वे है वो है स्टार्टिंग ऑफ वॉर। और इनको ऐसा लगता है कि इट कैन बी कांट गेट थ्रू द फेयर पार्टिसिपेशन एंड एग्रीमेंट, तो ये फिर वार पे ही इनका ज्यादा जोर होता है। तो इस सारे बैकग्राउंड की रोशनी में जो लिबरल्स थे उनको लगता था कि जो डेमोक्रेसी ओनली गारंटी ऑफ पीस। इसमें फ्रांसिस फुकुयामा की राइटिंग्स जो थी उसमें एक डेमोक्रेटिक पीस थीसिस को रिसर्फेस किया गया था जब कम्युनिज्म का बिल्कुल कोलैप्स हो गया था। तो उसमें जो वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था और जो एक्सटेंशन ऑफ मार्केट कैपिटलिज्म था, फुकुयामा ने उसको कहा था कि दैट इज एंड ऑफ हिस्ट्री एंड मोर पीसफुल एंड स्टेबल ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। क्योंकि फुकुयामा को ऐसा लगता था कि जो कैपिटलिज्म है ये बढ़ता चला जाएगा और ये जो हिस्ट्री का जो सिस्टम है इट विल बी एंड एट। लेकिन जो लिबरल्स हैं उसका फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल ओरिएंटेशन कि जी इस सर। तरह से चीजें जो है ना वो सेटल डाउन हो जाएंगी। जी सर। जी। तो जो लिबरल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक जो नेशन स्टेट होती है ना उनके दरमियान कभी वार नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके दरमियान वॉर्स होती रहती हैं। और जो लिबरल्स हैं उनको ऐसा भी लगता है कि जो अगर डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको एडवांस किया जाए तो हम पीस जोन क्रिएट कर सकते हैं दैट विल इन्वॉल्व द मेच्योर डेमोक्रेसीज। अब मेच्योर डेमोक्रेसीज में यूरोप आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया और ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो ये जो जोन ऑफ पीस होंगे दैट विल बी ऑपोजिट ऑफ जोन ऑफ टर्मोइल। और जो ये जो रीजन हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके अलावा हर जगह जोन ऑफ टर्मोइल्स होंगे। जोन ऑफ टर्मोइल जो है इनमें हर जगह कन्फ्लिक्ट होगा और क्यास होगा। तो इसकी वजह से जो रिपब्लिकन लिबरलिज्म था इसको भी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो लिबरल इंटरवेंशनिज्म था उसका ये कहना था कि जो मिलिट्री इम्पोज रिजीम है उसके जरिए भी जो डेमोक्रेसी उसको प्रमोट किया जा सकता है। और तीसरा है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म and that is ideology and that emphasize the role of institution in the realization of liberal principle and goals। तो इसकी जो बेसिक है दैट इज लाइज इन डोमेस्टिक एनोलॉजी। तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको चलाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है इंस्टीट्यूशन का, तो वो जैसा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मतलब जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको देख के ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी कि अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉवरेन पावर कैन सेफगार्ड सिटीजन फ्रॉम chaos एंड barbarity ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। तो अगर जैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें जो ऑर्डर है उसको इम्पोज किया जाता है ऊपर से, तो ऐसे ही जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी ऑर्डर को इम्पोज किया जाना चाहिए और दैट वाज बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इसमें वॉडरो विल्सन की बहुत फेमस कोटेशन है कि जंगल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विल बी टर्न टू ऑर्गेनाइज जू। तो इसकी जो पहली कोशिश की गई थी वो थी लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन जो थी वो फेल हो गई थी क्योंकि इसमें जो पावर्स थी उनकी गलतियों की वजह से फेल हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो दूसरी कोशिश की गई थी वो थी यूनाइटेड नेशन, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एस्टेब्लिश की गई थी। तो यूनाइटेड नेशन जो है दैट एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज परमानेंट फीचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। और लिबरल्स को ऐसा लगता है कि जो यूनाइटेड नेशंस है और ऐसी और जितनी भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं दैट आर नेसेसरी फॉर रूल गवर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो जो मॉडर्न न्यू लिबरल्स हैं they have built a positive approach and that countries can work together because it's in their own interest. They do not think big ideas like world war। तो क्योंकि जो कंट्रीज हैं उनको सबसे पहले तो उनको अपना इंटरेस्ट जो है उसको मेंटेन करना चाहिए और and they do not think about the big ideas like world war। Instead they see the cooperation as way for countries to help themselves। और उनका कहना था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दे आर मेडिएटर्स टू एंड दैट आर हेल्पिंग द कंट्रीज ऑन द मैटर
अगर उनके दरमियान किसी चीज, कंट्रीज के दरमियान किसी चीज पे कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो दैट आर मेडिएटर्स टू हेल्प देम। तो इसमें जो नियो लिबरल्स हैं, दे बिलीव दैट स्टेट्स आर मोर कंसर्न अबाउट एब्सोल्यूट गेन्स। जो स्टेट्स हैं वो किसी भी तरह वो अपने इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट को सीख करेंगी, और वो हर हाल पे अपने एडवांटेजेस गेन करने की कोशिश करेंगी एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट्स, and states are willing to cooperate if it will benefit them in real and tangible way. हम्म And they also talk about WTO, IMF. इसको वो कहते थे कि जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं ये, और जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं दैट विल बी गवर्न ऑन द बेसिस ऑफ moral rules, norms, हम्म and they embrace the new institutionalism. And this explains why neoliberals focus on international regime. उसके बाद हमारे पास दूसरा पर्सपेक्टिव है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। तो जो मेन स्ट्रीम आइडियाज थे उनको चैलेंज किया गया था क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से। हम्म और जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव थे इनको शुरू में इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी, लेकिन लेट 1980s में इनको इंपॉर्टेंस इन्होंने गेन करना शुरू कर दी थी। हाँ जी। ये सारे के सारे जो आइडियाज हैं ये डाइवर्स हैं, लेकिन इनके दरमियान दो चीजें जो हैं वो कॉमन है। सबसे पहले तो ये है कि इनकी जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच है कि दैट फोकसिंग ऑन हाउ थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर कनेक्टेड। और दूसरा जो है वो ये था कि दे एम टू चैलेंज द करंट ग्लोबल ऑर्डर एंड इट्स वैल्यूज, pointing out inequalities that maintain theories that mainstream theories ignore, and see realism and liberalism as way of justifying power imbalance. इनका कहना था कि जो मेन स्ट्रीम की थ्योरीज हैं वो इमेंसिपेटरी थ्योरीज हैं, एंड दे और जो अप्रेस्ड ग्रुप है ये उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर सकती। तो जो क्रिटिकल थ्योरीज थी ये दो चीजों पे इनका जोर था। एक तो ये जो थी इमेंसिपेटरी थ्योरी थी, और दूसरा जो थी कि दे एम टू फ्री ऑप्रेस्ड ग्रुप्स एंड अलाइन देमसेल्फ विद दिस ग्रुप इंटरेस्ट, एंड दिस कैन मेक इट हार्ड टू सी देम एज प्योरली स्कॉलरी। क्योंकि ये एक जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स थे इनके जो इंटरेस्ट थे उनको सर्व करती थी, और ये ज्यादातर उनके ही राइट्स पे जोर देती थी। तो इसमें जो फिर इसमें आगे जाता है मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म और क्रिटिकल थ्योरी। तो जो मार्क्सिज्म है दैट मार्क्सिज्म या जो ये रेडिकल अल्टरनेटिव था मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव का। तो जो मार्क्सिज्म है दैट इज ब्रॉड फील्ड एंड टॉक्स अबाउट टू मेन अप्रोचेस। इसकी जो पहली अप्रोच है वो ये है कि दैट फोकसेस ऑन इकोनॉमिक्स एंड सी द कैपिटलिज्म एज सिस्टम ऑफ क्लास ऑपरेशन नेशनली एंड ग्लोबली। बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरी इसकी अप्रोच थी वो ये थी कि इट फोकसेस मोर ऑन द कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें आगे दूसरा पॉइंट है फ्रॉम क्लासिकल मार्क्सिज्म टू न्यू मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म जो they explain why capitalism will eventually be replaced by socialism and communism. तो इसकी में इकोनॉमिक फैक्टर्स जो थे वो अल्टीमेटली डिटरमाइनिंग फोर्स है ह्यूमन हिस्ट्री में। इसकी जो आइडियोलॉजिकल या कल्चरल साइड है ना, जी सर, के लिए ऑलरेडी ना यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है मेरा, उसके ऊपर अपना ग्रामची के ऊपर ना, थ्योरी ऑफ हेजेमनी। जी सर, ठीक है, वो आप सुन सकते हैं, वो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और जी सर। ठीक है। तो मार्क्स का कहना था कि जो सोसाइटीज गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ड्यू टू मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड क्लास कन्फ्लिक्ट। सबसे पहले स्लेवरी है, उसके बाद फ्यूडलिज्म है, और उसके बाद जो कैपिटलिज्म है, एंड अप विद द क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो मार्क्स जो था इसको हाइपर ग्लोबलिस्ट थ्योरिस्ट भी कहा जाता है। तो Marx also thought that desire for profit would drive the capitalism and international system, and it will conquer the whole earth market. The implication for viewing capitalism as international system were not explored until Lenin. जो लेनिन था उसने अपनी imperialism की थ्योरी दी थी। imperialism क्या है? The highest stage of capitalism. तो इसमें ये होता है कि जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं that control weakest one for their profit. And this can cause conflict between powerful nations
जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। हम्म, और एंड वाज फॉट ओवर द कंट्रोलिंग कॉलोनीज इन अफ्रीका, एशिया, और इसके अलावा भी हुई थी। उसमें और भी टेरिटरीज इन्वॉल्व थी। उसके बाद जो मार्क्सिस्ट थे, दे स्टडीड हाउ कैपिटलिज्म develops unevenly in the world. हम्म, Marxist ideas are brought back in 1970s through the use of new Marxist theories, dependency theories, और जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी था। तो जो न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरीज थी, दे एक्सप्लेन द ग्लोबल पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। और जो डिपेंडेंसी थ्योरी थी, इट शोज हाउ ट्रेडिशनल इंपीरियलिज्म शिफ्ट टू न्यू colonialism और इकोनॉमिक colonialism। हम्म, और जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी थी, दे सी द वर्ल्ड इकोनॉमी एज बिग कैपिटलिस्ट सिस्टम विद डिफरेंट लेवल्स लाइक कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी। हम्म। अब जो कोर था, दे आर एरियाज लाइक डेवलप्ड नॉर्थ। ये जो तीनों थेरीज बोल रहे हैं, ये आपके जेंडर स्टडीज का कह ले और पोल साइंस का डायरेक्ट कह ले, एक तरह से सिलेबस का भी पार्ट है। जी सर। जी ठीक है। कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी। अब हम्म, कोर उन एरियाज को कहा गया था जो डेवलप थे, उनका जो कैपिटल कंसंट्रेशन था वो भी हाई था, उनके वेजेस हाई थे, और उनके जो प्रोडक्शन थी वो भी हाई स्किल्ड थी। हम्म, तो जो पेरिफेरी थे, दैट वर लेस डेवलप्ड साउथ, एक्सप्लॉइटेड बाय द कोर फॉर हम्म, रिसोर्सेज एंड चीप लेबर। तो जो तीसरा था वो था सेमी पेरिफेरी, दैट वाज बफर बिटवीन द कोर एंड पेरिफेरी। हम्म, ये इन दोनों के दरमियान एक लाइक लिंक करता था इन दोनों को, क्योंकि ये इंटरमीडिएट था। हम्म, तो जो ये थिंकिंग थी, दैट दिस थिंकिंग अबाउट द अनफेयरनेस ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म influenced the movement against the globalization and capitalism that started in late 1980s। तो इसमें दूसरा है क्रिटिकल थ्योरीज। इनको often called as Frankfurt School of Thought। इनको, और जो क्रिटिकल थ्योरी है, that is way of looking at society that heavily influenced by the Marxist ideas। हम्म, तो क्रिटिकल थ्योरी पे जो मेजर इन्फ्लुएंस था वो था एंटोनियो ग्राम्सी का। He ठीक। argued that capitalist class maintain its power not by the economic influence and political power, but by the hegemony of bourgeois ideas and theories। तो and they are controlling what people think and what they believe। तो जो रूलिंग क्लास थी, it maintained its control by making ideas seems like common sense। तो जो ग्राम्सी के आइडियाज थे, that have influenced the मॉडर्न थिंकिंग अबाउट द नेचर ऑफ वर्ल्ड, और जो ग्लोबल हेजमनी थी उस पे इनका इसका इन्फ्लुएंस था, इसके आइडियाज का। हम्म, तो इंस्टेड ऑफ व्यूइंग हेजमनी इन कन्वेंशनल टर्म्स, तो जो न्यू ग्राम्सी थे उनका कहना था कि जो डोमिनेंस कम्स फ्रॉम मिक्स ऑफ फोर्स एंड पीपल कंसेंट, highlighting the interplay between the economic, military, and political ideological forces, as well as interaction between the states and international organizations। तो जो इसमें एक थ्योरिस्ट था रॉबर्ट कॉक्स, उसने एनालाइज किया था कि जो हेजमोनिक पावर ऑफ यूएसए, इट इज नॉट जस्ट अबाउट हिज मिलिट्री स्ट्रेंथ, बट आल्सो अबाउट हाउ इट कंटिन्यू हाउ इट कन्विंस द वर्ल्ड ऑर्डर टू गो अलोंग विद इट्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कि जो यूएस है, ये ज्यादातर इसका ये मतलब ये जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ के जरिए भी कुछ काम करता है, और कुछ ये जो लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके आइडियाज को कंट्रोल करके भी ये उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट था, उसमें ग्रुप ऑफ थिंकर से इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्क्सिज्म, फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग सोसाइटी, हम्म, एंड दे वर्कड एट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च इन फ्रैंकफर्ट, जो जर्मनी में था, स्टार्टिंग इन 1920s। तो जो क्रिटिकल थ्योरी का जो मेन आइडिया था, is to critique all aspects of society by connecting social research with philosophy। तो इसके जो अर्ली मेंबर्स थे उसमें थियोडोर अडोर्नो था, और मैक्स था, और उसके अलावा हर्बर्ट था। दे एनालाइज्ड इंडिविजुअल सोसाइटीज। तो इसमें जो दूसरा लीडिंग फिगर था वो था जॉर्गन हैबरमास। लेकिन जो बाद में आने वाले थे, जैसे कॉक्स था और लिंकलेटर था, दे अप्लाइड द क्रिटिकल थ्योरी टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन 3 वेज। जो पहला था, उनका कहना था कि दैट इज लिंक बिटवीन द नॉलेज एंड पॉलिटिक्स, एंड दोज हु सीक टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड शुड अडॉप्ट द थ्योरेटिकल रिफ्लेक्सिविटी। थ्योरेटिकल रिफ्लेक्सिविटी ये होती है कि आप जो थ्योरीज है उसको
और जो आइडियाज है उसको कैसे कनेक्ट करते हो रियल वर्ल्ड के साथ। तो दूसरा था कि एम्स फॉर सोशल लिबरलिज्म फ्रॉम ऑपरेशन। और तीसरा इनका जो वे था वो ये था कि दैट चैलेंजेस द आइडिया दैट पॉलिटिकल आइडेंटिटी इज ओनली टाइड टू द स्टेट, सजेस्टिंग अ मोर इंक्लूसिव ग्लोबल पर्सपेक्टिव। उसमें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव का जो दूसरा थीम है वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इसको समझने के लिए हमें पहले दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक जो है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है और दूसरी जो है सब्जेक्टिव रियलिटी है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या होती है कि ट्रुथ इज ऑलवेज ट्रुथ, नो मैटर व्हाट यू थिंक अबाउट इट, नो मैटर व्हाट यू बिलीव अबाउट, जैसे गॉड इज वन। और दूसरा जो है वो सब्जेक्टिव रियलिटी है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो स्टेट्स हैं, इनका हर एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे चाइना है, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान का भी दोस्त है और वो पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन एट द सेम टाइम जो चाइना को इंडिया एज अ राइवल देखता है। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थी, इनका कहना था कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव सोशल और पॉलिटिकल रियलिटी, एंड दे आर्ग्यूड दैट पीपल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड इन विच दे लाइव, suggesting that the world operates through the kind of intersubjective awareness कि और पीपल जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो उसको कैसे क्रिएट करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन देयर बिलीव्स एंड देयर अजम्पशन, and sharing their beliefs give them the people the sense of identity. So and this way of looking at things is called constructivism. when तो जब people जो है दुनिया में रहने वाले वो जहाँ पे भी रहते हैं, when they interact with each other, they with when people interact with the world, it's not just about the what's happening in the world outside or inside, but it's all about their ideas and their belief. तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, इसके मुताबिक व्हेन पीपल एक्ट दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट दे थिंक एंड व्हाट दे बिलीव। इसको आइडियलेशनल फैक्टर भी कहते हैं। उसमें उनके आइडियाज, उनके अजम्पशन और थ्योरीज शामिल होती हैं। और जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, दैट इज नॉट ये कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है, बट इट इज मोर लाइक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स टू अंडरस्टैंड देम बेटर। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो इन्फ्लुएंशियल फॉर्मुलेशन थी वो थी अलेक्जेंडर वैन डिट की। उसका कहना था कि एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स आउट ऑफ इट, कि जो स्टेट का बिहेवियर है दैट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम बट बाय द होप पार्टिकुलरली स्टेट्स व्यू अनार्की। अब कुछ जो है वो अनार्की को देखती हैं कि दे व्यू अनार्की एज डेंजरस एंड थ्रेटनिंग, बट अदर व्यू अनार्की एज बेसिस फॉर फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे अगर किसी मुल्क में जंग हो रही है तो कोई दूसरा जो कंट्री है वो उनको वेपन्स सप्लाई करके, उनको वेपन्स सेल करके तो अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल कर सकता है। लेकिन जहाँ पे जंग हो रही है वहाँ पे अल्टीमेटली वो कन्फ्लिक्ट होगा और क्योस होगा। तो अनार्की ऑफ फ्रेंड इज डिफरेंट फ्रॉम अनार्की ऑफ एनिमी। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट एनालिसिस है, इट्स हाईलाइट्स द फ्लूइडिटी ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स कि इफ स्टेट्स चेंज देयर पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ दे सी द वर्ल्ड, how they see themselves, the world they how they see themselves and world, their behavior will change too. तो जो नेशंस हैं वो सब्जेक्टिव एंटिटीज हैं एंड दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव एंटिटीज। तो इन जो ये स्टांस है, इट कुड हैव ऑप्टिमिस्टिक एज वेल एज पेसिमिस्टिक इम्प्लीकेशंस। एक तरफ तो ये इट ओपन्स द पॉसिबिलिटी दैट स्टेट्स वर्क टुगेदर फॉर पॉलिटिकल जस्टिस, इवन फॉर कॉस्मोपॉलिटिनिज्म। ये इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन भी करेंगे। ये एक आइडियोलॉजी है कि जो सारी दुनिया में जो रहने वाले लोग हैं दे बिलोंग टू सिंगल कम्युनिटी। और दूसरी तरफ जो इनका कहना है कि इट हाईलाइट द पॉसिबिलिटी दैट स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल एक्टर्स मे फॉल टू अग्रेसिवनेस एंड एक्सपेंशनिज्म। तो इसकी जो क्रिटिक्स हैं, जो इस आइडिया की जो क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि it fails to recognize that how social, economic and political realities shape belief. तो at the end of the day, जो ideas हैं that will not fall from the sky like rain, but they are the product of complex social realities, and they reflect the relation between ideas and material world. इसका जो तीसरा है वो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव का तीसरा थीम है।
तो ये जो कंसेप्ट है कि इसकी अकॉर्डिंगली ऑल आवर आइडियाज एंड कंसेप्ट्स आर all our ideas and concepts are expressed through the language and it will be influenced by the power dynamics. इसका जो इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो आइडियाज हैं और जो कंसेप्ट है उनको लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इनके ढेर सारे मीनिंग्स हो सकते हैं एंड देयर मीनिंग्स कांट बी फिक्स्ड एंड देयर मीनिंग्स विल वेरी फ्रॉम नेशन टू नेशन एंड स्टेट टू स्टेट। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था वो माइकल फोकॉल्ट का था। ही टॉक्ड अबाउट हाउ पावर वर्क्स इन सोसाइटी। और इसके अलावा जो पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट थे उनका कहना था कि हाउ पावर एंड आवर थॉट्स आर लिंक्ड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स। और देयर आर डिफरेंट वेज टू टॉक अबाउट द पावर। डिस्कोर्सेज हमारे पास जो ह्यूमन इंटरेक्शन होते हैं उसको कहते हैं, स्पेशली जो कम्युनिकेशन होती है। तो इनका कहना था कि देयर इज नॉट जस्ट वे टू सी द वन देयर इज नॉट जस्ट वन वे टू सी द थिंग, देयर आर मैनी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स each representing different ways of thinking about the power। और इनका जो ये है that is often linked with जैक डिराडा's formulation। उसकी फेमस कोट है कि there is nothing outside the text, कि जो everything we understand is filtered and interpreted through the language। तो जो उसके बाद जो डे डेरियन और शिफारो की एक पब्लिकेशन थी, इट्स नेम स्किप थ्रू माय माइंड। उसका उसके बाद जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसकी एग्जांपल जैसे है कि जो 9/11 का इवेंट हुआ था यूएसए में, तो कुछ का कहना था कि ये जो इवेंट है ये इट्स क्राइम, कुछ का कहना था कि ये टेररिस्ट एक्ट है, और कुछ का कहना था कि ये डैमेज है, और कुछ का ये भी कहना था कि ये अमेरिका ने खुद कराया। तो जो दैट वाज अनसर्टेनिटी अबाउट द नेचर ऑफ एक्ट, और हर एक के हिसाब से जो उसके जो मीनिंग थे वो चेंज हो रहे थे। तो ऐसे जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें जो थ्योरीज थे दे यूज द कंसेप्ट ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता। डिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी चीज को एनालाइज करना है तो बजाय इसको आप तोड़ के आप उसको खोल के तो उसके जो हिडन पार्ट्स हैं आप उसको एनालाइज कर सके। एंड दैट इज मेथड यूज्ड टू एनालाइज द आइडियाज एंड इंटरप्रिटेशंस एंड इट इन्वॉल्व द लुकिंग फॉर हिडन मीनिंग्स एंड क्वेश्चनिंग अजम्पशंस। उसके बाद इसका चौथा थीम है फेमिनिज्म। तो जो फेमिनिस्ट थ्योरी थी उनका ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इन नंबर ऑफ वेज। इसमें सबसे पहले एम्पिरिकल फेमिनिस्ट थे। उनका कहना था दे चैलेंज द सेक्सिस्ट एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन एंड वुमेन इश्यूज फ्रॉम कन्वेंशनल एनालिसिस। क्योंकि उनका कहना था कि जो कन्वेंशनल अप्रोचेस है ना दे आर मेल डोमिनेटेड, और जो दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, स्टेट्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट्स हैं, टीएनसीज हैं, एनजीओज हैं, वो सारी मेल डोमिनेटेड है। एंड और जो रोल ऑफ वुमेन है उसको इग्नोर किया जाता है एज ए डिप्लोमेटिक वाइफ्स और डोमेस्टिक वर्कर्स। और जो वुमेन्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनको सबऑर्डिनेट किया जाता है। उसके बाद जो दूसरी थिंकिंग थी वो एनालिटिकल फेमिनिस्ट थे, जे एन टिकनर। इसका कहना था कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना दैट इज बाइस्ड टुवर्ड्स मैन। तो जो डोमिनेंट पैराडाइम था रियलिज्म का ऑफ पावर पॉलिटिक्स, इट इज पॉलिटिक, तो उसको बहुत ज्यादा उस टाइम क्रिटिसाइज किया गया था कि दैट इज मेल डोमिनेटेड। जी हेलो। जी उम्मे हबीबा, आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी। सर सॉरी वो डिस्टर्ब हो गई। हम्म। जो एम्पिरिकल फेमिनिस्ट थे, एनालिटिकल फेमिनिस्ट थे, और उसके बाद जो तीसरा था वो थे एनालिटिकल फेमिनिस्ट। उनका भी यही कहना था कि जो उन्होंने भी एक्सपोज करने की कोशिश की थी मेल बाइसनेस को। तो इसके बाद जो हमारे पास पांचवा पॉइंट है वो ग्रीन पॉलिटिक्स, जिसको हम जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसके बाद दुनिया जो थी वो दुनिया में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही थी, इंडस्ट्री जो थी वो ग्रो कर रही थी।
तो इसकी वजह, और जो पॉपुलेशन थी वो भी तेजी से बढ़ रही थी। तो 1970s में दो नारे लगाए गए थे। एक जो इंडस्ट्रीज जो थी उनकी ग्रोथ तेजी से होने की वजह से क्लाइमेट जो था वो रिस्क पे था, और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने की वजह से भी ढेर सारे, तो इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज था उसके बारे में कंसर्न जो था वो तेजी से बढ़ रहा था। तो जो ग्रीन पॉलिटिक्स का जो सेंट्रल थीम है, दैट इज इंट्रिंसिक लिंक बिटवीन मैनकाइंड एंड ह्यूमन नेचर, गाया हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और इसको डेवलप किया था जेम्स लोवलॉक ने। जो मेन स्ट्रीम या जो रिफॉर्मिस्ट ग्रीन थिंकिंग थी, एक तरफ तो जो वो थी वो जो मॉडर्नाइजेशन था और जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको में बैलेंस डेवलप करने की कोशिश करती थी, और जो दूसरी तरफ वो जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन था उसको टैकल करने की भी कोशिश कर रहे थे बाय फोकसिंग ऑन। तो इसमें ढेर सारे हमारे पास थिंकिंग है। सबसे पहले जो रेडिकल ग्रीन थ्योरिस्ट थे उनका कहना था कि देयर इज नीड टू कम्प्लीटली चेंज द सोसाइटी टू फिक्स इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जिसको रेडिकल सोशल चेंज भी कहा गया था। तो और दूसरे थे इको सोशलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है दैट इज सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस, they commodify nature and draws it into the system of market exchange। commodification क्या होती है कि जो नेचर बनाए जाते हैं या आइटम्स बनाए जाते हैं, तो ये कहते थे कि जो कैपिटलिस्ट है वो नेचर को कमोडिफाई करके, तो ये नेचर को कमोडिफाई करते हैं, तो इनकी वजह ये मेन सोर्स है एनवायरमेंटल क्राइसिस का। उसके बाद इको अनार्किस्ट थे, उनका कहना था कि जो डोमिनेशन ओवर द पीपल है दैट इज डोमिनेशन ओवर द नेचर, और जो इको फेमिनिस्ट थे उनका भी यही कहना था कि जो डोमिनेशन ऑफ मेल पावर ओवर वुमेन इज डोमिनेशन ऑफ नेचर। और उसके बाद डीप इकोलॉजिस्ट थे, उनका कहना था कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको रोकने के लिए वी शुड अडॉप्ट द होलिज्म पर्सपेक्टिव। होलिज्म ये होता है कि viewing nature as a complete system where everything is interrelated and each part is influenced by the other। तो they say we should see the nature as connected system where every species exist equally। उसके बाद हमारे पास छठा इसका जो थीम है वो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का। पहले जब कॉलोनियलिज्म थी उसके बाद का जो सारे एरिया को पोस्ट कॉलोनियलिज्म में कवर किया जाता है। तो ये एक दैट इज स्टडी ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द कल्चर्स एंड सोसाइटीज। एंड जो थ्योरिस्ट थे दे ट्राई टू एक्सपोज द कल्चरल डायमेंशन ऑफ कॉलोनियलिज्म, क्योंकि जब जो वेस्टर्न जो थे उन्होंने जब कॉलोनियलाइज किया था ईस्ट को या जितनी भी उनकी कॉलोनीज थी दुनिया में, तो उनको वो बहुत डिग्रेड करते थे, और उन्होंने अपने लिटरेचर में भी उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि ये बहुत ही अनसिविलाइज्ड नेशन है, और उनको बेस करते थे। तो जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की थी जो कल्चरल डायमेंशन थी कॉलोनियलिज्म की, by establishing the legitimacy of non-Western ideas, culture and traditions। तो इसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो वर्क था वो था एडवर्ड साइड का। इसने डेवलप की थी थ्योरी ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म क्या है कि दैट इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर इन द ईस्ट, and he highlighted to what extent Western culture and political hegemony had tried to look down the non-Western people and culture by using fictitious stereotypes। तो उसके उनके जो ज्यादातर जो फेमस थे उसमें मिस्टीरियस ईस्ट था, इनसेक्रूटेबल चाइनीज और लस्टफुल टर्क्स थे, ये उनके फेमस स्टीरियोटाइप्स थे। तो इट एक्सप्लेन दिस कल्चर बाइसेस नॉट ओनली and that these culture biases not only affect the colonialized people but also continue to impact the western countries। अब ये वेस्टर्न कंट्रीज को कैसे इम्पैक्ट करती हैं? तो ये जो इनकी एग्जम्पशन थी कि जो वेस्टर्न जो थी वेस्टर्न कंट्रीज थी उनकी जो एग्जम्पशन थी कि वो हायर अथॉरिटी हैं एंड दे आर ऑफन लेबल्ड एज, और वो दुनिया को कहती थी कि ये जो पूरी वर्ल्ड है वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है।
and they intervene in the less favorable areas of the world under the guise of humanitarianism. ह्यूमैनिटेरियनिज्म क्या होता है कि जो अंडर डेवलप्ड एरियाज होते हैं उनको एड प्रोवाइड करना या उनको किसी भी तरह सपोर्ट करके तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी वेलबींग को इम्प्रूव किया जाए। तो जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म था इट कैन बी सीन एज यूरोसेंट्रिज्म। और यूरोसेंट्रिज्म क्या है? दैट इज सीइंग यूरोपियन आइडियाज कल्चर एंड वैल्यूज के जो यूरोपियन आइडियाज और जो कल्चर है दे आर मोस्ट पीरियड देन अदर, और ये जो है ये ज्यादा वैलिड है, इसको यूरोसेंट्रिज्म कहा जाता है। तो जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म था इसको यूरोसेंट्रिज्म से देखा गया था। तो एंड दैट वाज बाइस्ड व्यू ऑफ जो यूरोपियन कल्चर था। तो जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म जैसे इंटरवेंशन की गई थी इनको कहा गया कि दैट वर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ कोलोनियलिज्म। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के 6 थीम्स थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है 1980s के बाद, तो इसको अगर इसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो इसको ढेर सारे थ्योरेटिकल चैलेंजेस भी हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट आर इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबल थिंकिंग, और इसके 3 मेन कंसर्न है। सबसे पहला जो है कि हाउ कैन वी मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स, और जो दूसरा है वो ये है कि व्हाट आर नॉर्मेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, और तीसरा है कि डज इंटरकनेक्टेडनेस मीन दैट इंस्टेड ऑफ चूजिंग बिटवीन द पैराडाइम्स वी शुड थिंक बियॉन्ड पैराडाइम्स। तो इसमें सबसे पहले जो है वो चैलेंजेस हैं इंटरकनेक्टेडनेस के कि टू व्हाट एक्सटेंट द मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव थ्योरीज एड्रेस द इश्यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जो रियलिस्ट थे उनका कहना है कि जो स्टेट्स हैं वो दे आर मेन एक्टर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, और जो उनका कहना था कि जो ग्लोबलाइजेशन है का जो प्रोसेस है दैट इज गेम प्लेड बाय द स्टेट्स फॉर द स्टेट्स। और तीसरा इनका कहना था कि जो सारे स्टेट्स हैं वर्ल्ड में वो सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, ये एक मिथ है। और इसके बाद जो दूसरा चैलेंज था लिबरल्स और न्यू मार्क्सिस्ट से, उनका कहना था कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो ठीक है बिकॉज इट प्रमोट्स फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट दे यूज द आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड्स। जो एडम स्मिथ था उसने यूज किया था कि आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड्स टू एक्सप्लेन हाउ द मार्केट ब्रिंग पॉजिटिव मॉडल ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। तो उसके बाद जो न्यू मार्क्सिस्ट थे उनका कहना था कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन एज पार्ट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो उनका कहना था कि ये दैट इज नेगेटिव बिकॉज इट क्रिएट्स द इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो 1990s में जब डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि जो ग्लोबलाइजेशन है आइदर इट इज गुड और बैड, तो 2 तरह के आर्गुमेंट्स आए थे, एक प्रो ग्लोबलाइजेशन एंड दैट वर बेस्ड ऑन द लिबरल आइडियाज, और दूसरा जो था वो था एंटी ग्लोबलाइजेशन आर्गुमेंट दैट वर derived from new Marxist thinking। तो कुछ जो theorists थे they argue that to counter challenges of global interconnectedness there is need to develop entirely new way of thinking and it is not possible to think by the conventional ways of cause and effect। कि जो पीछे वाले जो मेन स्ट्रीम आइडियाज हैं इनकी बेस पे या दूसरी जो थ्योरीज हैं इनकी बेस पे हम ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। And it involves the reciprocal causation of mutual conditioning between the factors। The change in one factor leads to change in other factor, creating the web of interconnectedness। क्योंकि अगर हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं ए बी सी, तो अगर हम ए में चेंज लाते हैं तो उसकी वजह से बी और सी में भी चेंज आएगा, या अगर बी में हम चेंज लाते हैं तो ए और सी में भी चेंज आएगा, या ऐसे ही अगर सी में चेंज आता है तो ए और बी में भी चेंज आएगा। तो and this challenges the traditional Western reasoning that were based on the dualist thinking। dualist thinking क्या होती है कि way of viewing world as a binary opposite, कि अगर गुड है तो बैड भी होगा, अगर राइट है तो रॉन्ग भी होगा। और इसके अलावा नॉन ड्यूलिस्ट थिंकिंग भी थी, उसमें जो मोस्ट पार्टिकुलर थी वो थी बुद्धिज्म। और ये they also talked about the chaos theory which says that some systems are so complicated that they seem as unpredictable like financial markets, और जो इसमें सोसाइटीज आ जाती हैं।
But overall, the old way of thinking does not work well anymore because world is too complex and interconnected. इसके बाद कॉस्मोपॉलिटनिज्म है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, इनका कहना है कि जो पीपल लिविंग इन द होल वर्ल्ड दे बिलोंग टू सिंगल कम्युनिटी। और जो ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस है, इट नॉट ओनली चेंजेस हाउ वी सी द वर्ल्ड बट इट आल्सो इफेक्ट हाउ वी शुड बिहेव मॉरली। और ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस की आइडिया की वजह से पीपल आर मोर अवेयर ऑफ अदर पीपल इन द होल वर्ल्ड। और इस आइडिया की वजह से अगर वो एक दूसरे से अवेयर हैं, तो दे शुड अडॉप्ट मॉरल ऑब्लिगेशंस फॉर ईच अदर नो मैटर फ्रॉम वेयर दे बिलोंग। तो और जो जो ये आइडिया दैट इज ऑफन बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स कि जो एवरीवन ह्यूमन राइट्स जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि एवरीवन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। तो जो इसमें थ्योरिस्ट था पोगे and he break this idea into 3 parts. उसने इंडिविजुअलिज्म, यूनिवर्सैलिटी और जनरलिटी में इस आइडिया को ब्रेक किया था, ह्यूमन राइट्स के आइडिया को। तो इंडिविजुअलिज्म में तो इंडिविजुअल्स आ जाएंगे और जो यूनिवर्सैलिटी है उसमें आ जाएगा कि हर एक जो है ह्यूमन है या जो सोशल ग्रुप है उन सब की जो वैल्यू है वो सेम। और तीसरा जनरलिटी का जो आइडिया था, इसमें ये था कि जो आपको सिर्फ अपने बारे में मॉरल जो वैल्यूज हैं उनको नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपके अलावा भी जितने ग्रुप्स हैं उनके लिए भी आपकी सेम मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। तो दूसरा जो थ्योरिस्ट था सिंगर, he also argued that we should try to reduce global suffering rather than collection of discrete countries or people। कि इसका भी ये कहना था कि हमें ओवरऑल जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है उनको कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जो हमारे जो पार्टिकुलर हमारे जो ग्रुप्स हैं उनके पे ही हमारा फोकस हो। तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म के जो क्रिटिक्स हैं उसमें 3 तरह के हैं, एक जो रेडिकल क्रिटिक्स है, दूसरा कम्युनिटेरियनिज्म और तीसरा जो है मॉडरेट क्रिटिक्स है। जो रेडिकल क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि इट इज इम्पॉसिबल टू हैव यूनिवर्सल वैल्यूज दैट अप्लाइज टू एवरीवेयर बिकॉज कल्चर इज डिफरेंट एवरीवेयर and things like human rights are the western ideas and did not fit into other cultures। और दूसरा जो क्रिटिक था वो था कम्युनिटेरियनिज्म का। कम्युनिटेरियनिज्म क्या है कि जो इंडिविजुअल्स के जो कंसेप्ट हैं दैट वर शेप्ड बाय द कम्युनिटी। तो people naturally care more about those who share their culture and nationality। तो इनका कहना था कि लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वो ज्यादातर उसी सोसाइटी की फिक्र करते हैं, तो उनको इस बात से कोई वास्ता नहीं होता कि दूसरे मुल्क में या दूसरी सोसाइटीज में क्या हो रहा है, वो ज्यादातर अपनी ही सोसाइटीज की उनका कंसर्न होता है। तो तीसरे जो थे वो मॉडरेट क्रिटिक्स थे, वो उनका कहना था कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स ये ठीक हैं, बट they should not be focus on the moral thinking, but they should not be focus of the moral thinkings। और उनका कहना था कि जो डे टू डे मॉरल डिसीजंस हैं और जो that are influenced by the personal and local concerns rather than the global concern। तो जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, while cosmopolitan ethics might exist, they are seen as the less important than bonds people feel with their own communities and nation। और उसके बाद हमारे पास आता है पैराडाइम्स हैं। ये either they are enlightening or constraint। पैराडाइम क्या होता है कि that is framework or set of belief that shape how we understand the world। तो इसमें एक थॉमस कोन जो था उसने आइडिया दिया कि था, और दैट की इनसाइट जो था उस आइडिया का इज हेल्प अस मेक सेंस ऑफ थिंग्स थ्रू द पैराडाइम शिफ्ट्स। कि हमारे पास जितनी भी आइडियोलॉजीज होती हैं, जितनी भी थ्योरीज होती हैं, पैराडाइम्स जो होते हैं उनको समझने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर पैराडाइम्स जो है अगर उनमें शिफ्ट आता है, जैसे एक थ्योरी है तो वो जो अगर थोड़े कुछ ऐसे बाद जो उसको कोई दूसरी थ्योरी रिप्लेस कर देती है, तो ये जो है ये पैराडाइम शिफ्ट आ जाता है। तो इसकी वजह से जो पहले वाला पैराडाइम होता है उसकी इंपॉर्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जो पैराडाइम्स थे उनका ये भी कहना था कि paradigms may also become prisons because they can limit our understanding and thinking।
कि दो इस पे जो थी थॉट्स थी कि एक तो ये हमें थ्योरीज को या जो थिंकिंग है उनको अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, बट एट द सेम टाइम ये प्रेजेंट भी साबित होती हैं, क्योंकि अगर हम इन पे ही रिलाई करें तो ये जो ये लिमिट कर देती हैं जो ग्लोबल या जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है उसको। तो इन ग्लोबलाइज्ड एंड complex वर्ल्ड, sticking to just one paradigm is not enough. We need to be able to be we need to able to think across even beyond paradigms to truly understand the world. बस खत्म हो गया। ठीक है अपना उम्मे हबीबा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आप एक काम करें, आप अगर इनके कोई नोट्स वगैरह आपने लिए हैं ना, तो वो आप शेयर कर दें, ठीक है। तो जी ताकि सर। ये, हाँ बेहतर तो ये था कि ये, वैसे तो ये इस तरह की प्रेजेंटेशन थी कि जिसमें स्लाइड्स होनी चाहिए थी, क्योंकि इट इज़ टू मच इंफॉर्मेशन ना। लेकिन अगर आप इसके कोई नोट्स वगैरह जो है ना, अगर बना के प्लेन करके ना, कोई थोड़े ब्रीफ नोट्स हैं, जी सर, बनाए हुए हैं हाँ तो वो शेयर करें ताकि फिर उसको ना मैं आगे उसका कुछ कर पाऊँ, ठीक है। सर। चले, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इंशाल्लाह कल मुलाकात करें। थैंक यू।